सभी को मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक चल रहा है और चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए, कल मैंने एक डेरिवेशन आपको कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसका एक पार्ट मैंने करा दिया था इन एक्सियल पोजिशन। तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। देखो, मेन हेडिंग तो वही है आपकी जिसे आपने कल भी लिखा था। वो हेडिंग क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसे आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, या इलेक्ट्रिक, ठीक है, दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों में से कुछ भी आ जाए, आपको यही डेरिवेशन करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके कारण? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात क्लियर है? और इसमें मैंने फर्स्ट केस आपको करा दिया था, तो अब सेकंड केस करेंगे इन नॉन एक्सियल पोजीशन। कल जो पोजीशन थी वो कौन सी थी? वो आपकी एक्सियल पोजीशन थी, लेकिन आज कौन सी पोजीशन है? नॉन एक्सियल, और इसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो नॉन एक्सियल पोजीशन कह लो या इक्वेटोरियल पोजीशन कह लो, बात एक ही है। क्लियर है? और इसे ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं, ट्रांसवर्स, ठीक है। तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। तो एक नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स पोजीशन कह सकते हैं। और जो कल मैंने कराया था एक्सियल पोजीशन, उसका एक नाम और लिख लेना आप, शायद मैंने नहीं बताया, उसका एक नाम था लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन आप लोग कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन करा दी थी मैंने, अब क्या कर रहे हैं आप? ट्रांसवर्स पोजीशन। तो आइए डायग्राम देख लेते हैं। देखो, डायग्राम समझने के बाद सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। एक डाइपोल बनाना है सबसे पहले, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकाल रहे हैं? डाइपोल के कारण। और यहाँ बीच में क्या है? सेंटर O है ना। और आपको पता है इधर -q चार्ज होगा और इधर +q चार्ज होगा। इसकी लेंथ भी L है O से लेकर, और O से लेकर -q की भी लेंथ कितनी है या डिस्टेंस कितनी है? L। तो डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2L होती है। अब आपको जो पोजीशन है वो नॉन एक्सियल है, यानी कल जो पॉइंट P लिया था आपने वो एक्सिस पर लिया था, लेकिन आज पॉइंट P आपको एक्सिस पर ना लेकर कहाँ लेना है? एक्सिस से अलग, नॉन एक्सियल, ठीक है। लेकिन इसे ट्रांसवर्स भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स का मीन्स होता है परपेंडिकुलर। तो यानी जो पॉइंट P है ना, आपको सेंटर से ही लेनी है इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसा लेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आप पॉइंट P मान सकते हो। बात समझ में आई आपको? तो देखो, इन्हें मिला दो इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात बताएं, कल आपने +q के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे E1 माना था, ठीक है। और जो E2 के वो -q के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसे E2 माना था। तो देखो, आपको पता है +q से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती हैं। तो देखो, निकलकर दूर जा रही हैं, ये जा रही है ना, बाहर की तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? और कहीं भी चले जाएँ, लेकिन एंटर तो -q में ही करेंगी, माइनस में। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे E2 मानेंगे, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, टुवर्ड्स -q चार्ज। आपको एक बात बता रखी है मैंने 11th क्लास में कि दो वेक्टर हैं, है ना, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, उन दोनों के कहीं बीच में होता है। तो ये भी दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहीं बीच में होगा, और रिजल्टेंट को क्या मान रहे हैं आप? वेक्टर E। क्लियर है? ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, और पॉइंट P जो है बिल्कुल मिड से है, तो थीटा एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। और आपको पता है ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल भी कैसा हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जितना होता है उतना ये हो जाएगा। तो ये सब एंगल थीटा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम है इसका, और इसकी लैंग्वेज एक बार सुन लीजिए आप, बाकी PDF नोट से लिख लेंगे। तो सबसे पहले यही बात कहनी है, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस -q एंड +q एंड लेंथ 2L। फिर कहेंगे फुल स्टॉप के बाद
लेट P बी द पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है P, लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r, कितने डिस्टेंस पर है स्मॉल r, एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, क्लियर है, एट विच जिस पर वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर हमें क्या निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या कहेंगे, फिर आप ये बात कह दो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज वेक्टर E1 एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज वेक्टर E2, क्लियर है। तो बस इतनी बात कह लो। अब आप देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम जो होती है उसे लगा करके इसका हाइपोटेनियस आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी देखो सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी r और l है, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं। इसकी लैंग्वेज मैंने बोल दी और इसमें भी ऐसे ही करना है। पहले आपको प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालनी है और फिर जोड़ना है, अगर माइनस करना है वो क्या करना है बात की बात है, ठीक है। तो देखो देन उसी फॉर्मूले की हेल्प लेंगे जिसकी कर ली थी, और वो फार्मूला कौन सा है आपका, वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसकी हेल्प लेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लो ये जो डाइपोल है, एक लाइन और लिख देना, लेट दिस डाइपोल इज प्लेस्ड एट एनी मीडियम, किसी मीडियम में रखा है तो एप्सिलॉन के साथ नोट तो आएगा नहीं, और क्या होता है Q/r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, लेकिन हम बात पहले किसके लिए कर रहे हैं, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, हम मान रहे हैं प्लस क्यू चार्ज कारण। तो इसे कितना मानेंगे आपको पता है, वेक्टर E1 मानेंगे, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू, और r मैंने बताया था r वो डिस्टेंस है जिसके कारण निकालते हैं और जिस पॉइंट पर निकालते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। तो आप इस डेरिवेशन में देखेंगे तो r जिसके कारण निकाला और जिस पॉइंट पर निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच की डिस्टेंस उस डेरिवेशन में r थी, लेकिन यहाँ r नहीं है, यहाँ प्लस क्यू और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं पॉइंट P, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, ये √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, चाहे वेक्टर आप हटा दो, वेक्टर फॉर्म में बात नहीं कर रहे। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आई। अब देखो ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, इसी प्रकार सिमिलरली लिख दो, है ना, सिमिलरली भाई उसके लिए भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, सिमिलरली ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। तो देखो चार्ज माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2, और वो हो जाएगी आपकी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी देखो डिस्टेंस यही है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बस एक लाइन ये वाली हमने छोड़ी है ना। तो इक्वेशन सेकंड। बाकी देखो पिछले डायरेक्शन में डायरेक्शन अपोजिट थी तो आपने माइनस कर दिया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट वगैरह का कुछ है नहीं, यहाँ पे एक डायरेक्शन ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है ना, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर E जो है इन दोनों के कहीं बीच में है। तो इतने डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, ठीक है। देखो इधर समझ लीजिए, ये आपका पॉइंट P है और ये वेक्टर E है, और ये है आपका वेक्टर E1 और ये है आपका वेक्टर E2, क्लियर है। ये आपका पॉइंट कौन सा है, P। तो इसे आप डॉटेड करके बना लो इस तरीके से। बात समझ में आई। आपको पता है ये वेक्टर E है, ये वेक्टर E1 है और ये वेक्टर E2 है। ये एंगल थीटा है और यहाँ एंगल थीटा है, बिल्कुल यही वाला ऊपर वाला पार्ट बना रहे हैं बस, है ना, दोबारा। तो देखो क्यों दोबारा बना रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिख लेना आप, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। ये जो वेक्टर E है ना, इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए वी रिजोल्व वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2
इंटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, रिजोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो रिजोल्व करने के बाद देखो, रिजोल्व करके मैं बता देता हूँ। आप देखें ज़रा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस और ये बेस है। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो आपको निकालना है ये परपेंडिकुलर। तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस है आपका वेक्टर E1 यानी E1। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, E1 साइन थीटा, यानी ये आ गया E1 साइन थीटा, और जितना ये है उतना ही ये है। तो इसका मतलब ये जो निकल के आया आपका, ये कितना आया, E1 साइन थीटा। ठीक है, E1 साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार ऊपर वाले के लिए किया, इस प्रकार नीचे वाले ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। और इसी प्रकार ये निकल के आएगा आपका E2 साइन थीटा, क्योंकि ऊपर E1 था तो E1 आया, यहाँ पे E2 है तो यहाँ E2 साइन थीटा आएगा। क्लियर है? इस प्रकार देख लीजिए आगे। आपको पता है ये वर्टिकल कंपोनेंट्स निकल गए। अब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कोस थीटा। तो आप बताओ बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा हाइपोटेनियस कोस थीटा, और हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में यही है E1। तो बेस आ जाएगा आपका E1 कॉस थीटा, और बेस तो आपको दिख रहा है ये वाला है ना, ये बेस है। तो यानी ये कितना आया, E1 कॉस थीटा। और ये भी आपका देखो नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, इसके लिए ये आपका बेस निकल के आएगा, यानी ये जो बेस है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। तो ये निकल के आएगा आपका E2 कॉस थीटा। तो ये साइड में लिख के दिखा दिया है कैसे निकल रहे हैं, तो इतना तो आप समझते होंगे, नहीं तो साइड में आप रफली नोट कर लेना अपने समझने के लिए, है ना। तो E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा दोनों बेस हैं, और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, और ये कैसा है, ये दोनों कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, किसके, E1 और E2 के। तो आप ये लिखा था आपने, वी रिजोल्व वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। रिजोल्व कर लिया। अब आप देखो एक बात कहनी है, देखो आप E1 और E2 को देखो, E1 जितना है E2 भी उतना ही है। तो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट हैं। भाई साइन थीटा तो इसकी मल्टीप्लाई में भी है, इसकी मल्टीप्लाई में भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, और डायरेक्शन में यहाँ कैसे हैं, अपोजिट। तो आप ये लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, इस डायग्राम को बनाने के बाद क्या लिखेंगे, बिकॉज E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि देख लो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना, वैल्यू रख के देख लो, और मैग्नीट्यूड सेम है। भाई E1 E2 तो सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम हुआ, दोनों में साइन थीटा है ही, तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। क्लियर है? इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स के कारण नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया है ना, कैंसिल कर दिया है। तो आप बाद में लिखेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी ड्यू टू ओनली ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। बात क्लियर है? यानी पॉइंट P पर जो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो किसके कारण होगी, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण। क्लियर है? तो आपको उधर में दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूँ देन रिजल्टेंट, है ना, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिजल्टेंट यानी ये जो वेक्टर E था, है ना, ये निकाल रहे हैं। तो देखो दोनों की डायरेक्शन E1 cos थीटा की भी इस ओर है, और E2 cos थीटा की भी डायरेक्शन दोनों की एक तरफ है, तो ये तो जुड़ जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा आपका E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। बात समझ में आई? देखो E1 की वैल्यू रख लो, यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाला है ना, और cos थीटा एज इट इज रहेगा, और प्लस E2 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा, cos थीटा। तो देखो
सेम है बिल्कुल, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ई बराबर आपका आ जाएगा 2 इंटू, है ना, 1/4 एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में क्या आएगा कोस थीटा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ तक अब देखो कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे, वैसे यहाँ पे और कुछ नहीं करना, तो कोस थीटा की वैल्यू रख देता हूँ। तो इसे रफ कर रहा हूँ मैं ना, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो आप कोस थीटा की वैल्यू रखनी है डायग्राम से, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो यहाँ से कोस थीटा निकाल लो, है ना। देखो साइड में करके बता रहा हूँ, बिकॉज इनका नाम रख लो P, है ना इसका नाम A रख लो, इसका नाम B रख लो। तो ट्रायंगल का कौन सा बन जाएगा, कोई सा भी एक ले लो, OPB। तो इन ट्रायंगल OPB कोस थीटा निकालना। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस क्या है आपका L और हाइपोटेनियस कितना है ये वाला, √r² प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू रख दो, तो आपका जो E है वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर और इंटू में कोस थीटा की वैल्यू रखोगे तो L अपॉन √r² प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? देखो ऐसे कर लो, 1/4 एप्सिलॉन नोट तो है नहीं एप्सिलॉन, इसे कर लो Q इंटू 2L, 2 को इसके साथ ले लिया L की, और देखो r² प्लस एल स्क्वायर की यहाँ पे पावर तो 1 है और स्क्वायर रूट का मीन्स होता है पावर 1/2, तो मल्टीप्लाई में पावर दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, और ये पता ही है आपको Q इंटू 2L क्या होता है, ये होता है P, ठीक है। साइड में लिख दो Q, बिकॉज Q इंटू 2L क्या होता है P, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया रखा है मैंने। और ये हो जाएगी पावर 3/2। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजीशन में, ये आपका जनरल डेरिवेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो आप लिखेंगे इसके नीचे, इट इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? इसके बाद देखो पर्टिकुलर कर लेते हैं, जैसे कल किया था। आपको पता है जो r डिस्टेंस है ये पॉइंट P की है और पॉइंट P आर्बिट्रेरी है, अपनी इच्छा से लिया गया पॉइंट है, तो इसे और ऊपर लेंगे तो और बढ़ेगी डिस्टेंस। तो r डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, इस L डिस्टेंस है ना, L डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। और मैंने कल आपको बताया था कि r का स्क्वायर करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, L का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा। तो r² में से कल L स्क्वायर घटाया था, बहुत बड़ी संख्या में से बहुत छोटी संख्या घटाई थी, तो कोई ही फर्क नहीं पड़ा था, ना के बराबर। आज भी ऐसा ही है, बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या जोड़ो तो ना के बराबर फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ी संख्या ही आ जाएगी, यानी 10 लाख प्लस 10, तो लगभग 10 लाख रुपये ही हुए, है ना। तो देखो बस r² प्लस एल स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये रख देंगे, है ना, स्मॉल r। तो इसमें इससे पहले एक लाइन भी लिख सकते हो कि इफ़ पॉइंट P इज़ वेरी फार, यदि पॉइंट P जो है बहुत दूर है तो r डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी L की तुलना में, है ना। सो तो आप देखो क्या करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन और ये P ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा r² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो पावर कितनी बचेगी 3। तो E बराबर बचेगा 1/4 एप्सिलॉन और P/r³। ठीक है, ये आपका फाइनल डेरिवेशन है। आपने देखा है कल जो डेरिवेशन था आपका उसमें 2 आ रहा था एक्सियल पोजीशन में और यहाँ 2 नहीं आया है। इसका मतलब है एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कैसा होता है, जस्ट डबल होता है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन एक्सियल पोजीशन का है, उसमें 2 नहीं आ रहा, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है नॉन एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। बाकी है ना, इसमें एक बात और कह दो कि है ना, इफ़ डाइपोल इज प्लेस्ड कहाँ रखा है, आपको पता है ये केस, इफ़ डाइपोल इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और एयर, या तो फ्री स्पेस में रखा है डाइपोल या एयर में रखा है। तो देखो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट आ जाता है ना फ्री स्पेस या एयर के लिए। तो इस प्रकार से डेरिवेशन आपका बन जाएगा।
बात समझ में आ रही है। और बाकी देखो इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्म भी आपको इसकी देख लेनी है, थोड़ा रफ कर देता हूँ ना, ज़्यादा जगह नहीं बची तो, है ना। इधर से आप नोट कर लिया होगा। देखो इसकी वेक्टर फॉर्म समझ लेते हैं। वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म में कल डायरेक्शन दोनों की सेम थी, है ना, P की भी और E की भी, तो इसलिए प्लस आया था दोनों में, माइनस नहीं आया। लेकिन यहाँ देखो जो P की डायरेक्शन है वो -q से +q की तरफ होती है, इस तरफ, और जो E की डायरेक्शन है यहाँ आज इस तरफ है, तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। तो आप E पर वेक्टर लगाएंगे ना, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। और क्यों लगाना पड़ेगा मैंने कारण बता दिया है आपको, तो P/r3, और P पे भी क्या लगेगा, वेक्टर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे आप नोट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट लगाने का मतलब है डाइपोल कहाँ रखा है, फ्री स्पेस एयर में रखा है, नोट नहीं लगाते हैं तो किसी मीडियम में रखा है, ठीक है। बाकी और इसे देख लेंगे, और इसमें कुछ नहीं बचा, कंप्लीट हुआ है डेरिवेशन। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी है ना, ये डेरिवेशन भी आपका इम्पोर्टेंट है ना, ये दोनों में से एक डेरिवेशन आता ही आता है। तो कल वाला डेरिवेशन और ये डेरिवेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और वो तो आसान भी था, ये थोड़ा और ज़्यादा समझने का है, तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बुक से भी पढ़ लेना, और लर्निंग वर्क भी साथ साथ करते चलें, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।